जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। अरे जमीन चिर कर उम्मीद बोता हूँ, जमीन चिर कर उम्मीद बोता हूँ। किसान का बेटा हूँ साहब, कहाँ चैन से सोता हूँ। बाबू एप्लीकेशन में वालाइन झारखंड जीके का ये आपका पहला क्लास है बाबू। और पहला क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो अक्सर बाबू तो एग्जाम में पूछल जाए हो। ज्योग्राफी को हम लोग सबसे पहले टच करते हैं। ज्योग्राफी को अगर आप सही से समझ जाते हैं तो आपको हिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा, पॉलिटी समझना आसान हो जाएगा। बाबू सबसे पहले यही है कि अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए, और मैप के माध्यम से आपका ज्योग्राफी भी क्लियर होगा, हिस्ट्री भी क्लियर होगा, और आपका पॉलिटी भी क्लियर होगा बाबू, इसमें कोई शक नहीं है। तो जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड जीके का पहला क्लास है। ये आपके एप्लीकेशन पे क्लास चलाई जा रही है, और ये आपका ये पहला क्लास है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से अक्सर चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या झारखंड में कंडक्ट करवाए जाने वाले कोई भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भैया पहले तो ये पढ़बे कि ज्योग्राफी मने का होता है। जियो प्लस ग्राफी, ये जो जियोग्राफी बना हुआ है ये दो शब्दों का मेल है। दो शब्दों का मेल है, जिसे जियो मने होता है भूभाग, और ग्राफी मने होता है अध्ययन करना। ये ग्राफी मने होता है ये अध्ययन करना, और ये जियो मने होता है बाबू भूभाग। तो समझिए, पहला सारी चीज को आपको डीप में समझना है। ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, ये आप इसे समझिए, ये भूमि है, ये भूमि है। भूमि के नीचे के बारे में जानकारी प्राप्त करना जूलॉजी कहलाता है, और जमीन के ऊपरी सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करना या अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो कुल मिलाकर के जियो मने होता है भूभाग, तो मने भूभाग, और ग्राफी मने अध्ययन, जमीन के या तो भूमि के ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। यहां हम लिख दिए बाबू, जियो मने होता है भूभाग और ग्राफी मने होता है अध्ययन। तो भूमि के ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करना मने पढ़ना लिखना, जमीन के ऊपरी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। आप जमीन के या भूमि के ऊपर देखते हैं, नदी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं, समुद्र देखते हैं, तो यही है तो आपका परिभाषा। और यही नदी, पहाड़, पर्वत, समुद्र के बारे में जानकारी हम लोग किसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो यही समझिए कि भूमि के ऊपरी सतह के बारे में जानकारी हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ज्योग्राफी एक लैटिन शब्द है बाबू, ज्योग्राफी जो है वो एक लैटिन शब्द है। ज्योग्राफी जैसे शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो इरेटोस्थनीज किए थे, लेकिन ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस को कहा जाता है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ज्योग्राफी जैसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि ज्योग्राफी का पिता किन्हें कहा जाता है हो बाबू, तनी यह बता दे हो कि ज्योग्राफी के जैसन शब्द के सबसे पहले जो प्रयोग कर ले हलै वो इरेटोस्थनीज कैले हलो। लेकिन ज्योग्राफी के पिता केकरा कहल जा हो, तो हिकेटियस के कहल जा हो, हिकेटियस के कहल जा हो। ज्योग्राफी कैसन शब्द है हो बाबू, तो ज्योग्राफी एक लैटिन शब्द है।
थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ देना होगा। बाकी समझाने की गारंटी, इसमें कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है, कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑनलाइनर है चीजें, जैसे अगर आपको कहा जाए कि बाबू आपका नाम क्या है, तो नाम है मान लिया जाए आपका सूरज, तो सूरज कुछ समझने वाली बात है। पवन, गौतम समझने वाली बात नहीं, वो तो याद रखने वाली बात है। तो कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, जहां समझाने की बात होगी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्योग्राफी का डिफिनेशन क्या होगा बाबू, यहां लिखा गया है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे ऊपरी सतह के अंतर्गत हम लोग पहाड़ की जानकारी प्राप्त करते हैं, पर्वत की जानकारी प्राप्त करते हैं, नदी या जलप्रपात की जानकारी प्राप्त करते हैं, या इत्यादि और सारी चीजों की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी को वो सारी जानकारी हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिएगा, मानचित्र किसे कहते हैं, पहले मानचित्र आप समझेंगे। विश्व के किसी भी भूभाग, विश्व का कोई भी भाग को, चाहे वह जिला हो, चाहे आपका गांव हो, या आपका राज्य हो, या आपका देश हो, किसी विश्व के किसी भी भाग को सफेद कागज पे हूबहू छाप देना। मान लिया जाए आपका जो गांव है का शेप ये है, गांव का आकार ये है, और यही आकार को हम लोग एक सफेद कागज में हूबहू छाप देते हैं, तो ये आपका गांव का मानचित्र ही तो हुआ। तो इसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं। विश्व के माने ये दुनिया के कोई भी जगह को देख करके हूबहू सफेद पेपर में या सफेद कपड़ा में छाप देते हैं, उसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं। मानचित्र बाबू 4 प्रकार का होता है। मानचित्र आपका 4 प्रकार का होता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पहला होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप राजनीतिक महत्व के लिए होता है। राजनीतिक महत्व कहने का मतलब ये हुआ बाबू, मान लिया जाए ये झारखंड है ना, मानना है नहीं, ये झारखंड ही है और झारखंड का ही मैप है, ये झारखंड है। राजनीतिक महत्व के लिए होता है पॉलिटिकल मैप। समझिए, यहाँ ये गढ़वा है, यहाँ पलामू है। आप यहाँ कोई भी राजनेता को कहाँ तक शासन करना है, ये तो मैप ही बताता है ना, कि कोई भी राजनेता को कहाँ तक शासन करना है। समझिए, हेमंत सोरेन ही, हेमंत सोरेन कहाँ तक शासन करेगा, इसे पॉलिटिकल मैप ही बता रहा है। नहीं तो हेमंत सोरेन अगर मैप नहीं रहता ना, ये चिन्हा नहीं रहता, तो ये कहता कि हम पश्चिम बंगाल में भी शासन करेंगे। लेकिन इसको ये रेखा या तो ये लाइन बांध करके रखी है और कहती है, नाय हो हेमंत चाचा, नाय चाचा नाय, तोरा ई मैपा बतवो हो कि तोर शासन यह तक तोरा करे की हो, तो शासन यह तक कर सको ही, अकर से जैसे पार होबे अच्छा से पश्चिम बंगाल आ जाओ, और पश्चिम बंगाल तोर राज्य ने खो, तो अपने राज्य में कर शासन। तो कुल मिलाकर के यहाँ राजनेता कहाँ तक शासन करेगा ये बता रहा है, और राजनेता का बात आ रहा है, कुल मिलाकर के राजनीतिक का ही बात आ रहा है। राजनेता का बात आ रहा है मतलब उसका संबंध राजनीतिक से है, और जब राजनीतिक से है तो वैसे मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप बाबू ये प्राकृतिक महत्व के लिए होता है। इसमें दर्शाया जाता है, ऐसे मैप में पर्वत दर्शाए जाते हैं, पहाड़ दर्शाए जाते हैं, नदी दर्शाए जाते हैं, और ये जो सबसे अधिक प्रयोग करता है वो पायलट करता है। जो जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति रहता है वही इस मैप का ज्यादा प्रयोग करता है। जैसे मान लिया जाए कोई पहाड़ इतना ऊंचा है ना, तो वो
जहाज उड़ाने वाले उस मैप के माध्यम से देखते हैं कि अगर ये जो पर्वत है या तो ये पहाड़ है वो इतना ऊंचा है तो हमको जहाजवा और ऊंचाई से उड़ाना पड़ेगा। तो फिजिकल मैप जो है वो प्राकृतिक महत्व के लिए है। प्राकृतिक महत्व कहने का मतलब ये है कि इसमें प्राकृतिक चीजें दर्शाई जाती है, जैसे पहाड़ क्या आदमी बनाया है उसे? नहीं, नदी आदमी बनाया है। जब आदमी नहीं बनाया तो उसे प्राकृतिक की घटित घटनाओं के द्वारा वो बनी है, या तो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। और जब प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है ना, तो वैसे चीज को हम लोग कहेंगे कि वह प्राकृतिक का चीज है। तो ये जो फिजिकल मैप होता है बाबू वो प्राकृतिक महत्व के लिए होता है। फिजिकल मैप में प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक महत्व के लिए है। तीसरा आता है आपका थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप में किसी खास चीजों को दर्शाने के लिए थेमेटिकल मैप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई खास राजमार्ग दिखाना हो या तो रेल मार्ग दिखाना हो, जैसे मान लिया जाए NH-33 दिखाना हो, तो कोई खास मार्ग दिखाने के लिए ये हमारा जो मार्ग है वो खास मार्ग ही तो है। हमारा झारखंड का मार्ग एक खास मार्ग है। तो कोई खास मार्ग, कोई महत्वपूर्ण मार्ग को अगर दिखाना हो तो वे महत्वपूर्ण राजमार्ग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रेल मार्ग हो या सड़क हो, तो वैसे महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग थेमेटिकल मैप में दिखाते हैं। एक होता है ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप एक खाली पेपर होता है बाबू। मतलब अगर आप ये सारे मैप को पढ़ लेंगे तो आपके सामने एक खाली सादा कागज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बाबू जो जो तुम पॉलिटिकल मैप में पढ़े हो, जो जो तुम फिजिकल मैप पे पढ़े हो, जे तुम थेमेटिकल मैप में पढ़ल ही हो, इस सफेद का कागजा में उस सब तो छाप। तो कुल मिलाकर के ब्लैंक मैप एक सफेद कागज होता है। और झोल ज्यादा मत कर, सफेद ब्लैंक मने ही होता है खाली। और खाली पेज अगर आपको दे दिया जाए तो वही हो गया खाली पेपर। अगर आपको दे दिया जाए तो हो जाता है ब्लैंक मैप। खाली पेपर दे देगा ब्लैंक मैप कहलाएगा। ठीक, देखिए बाबू, देश एक है। हम लोग एक राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा झारखंड राज्य में टोटल 5 प्रमंडल है। जिला की बात करें तो 24 जिले हैं। अनुमंडल की बात करें तो 45 अनुमंडल है। आप इसे नहीं लेंगे, 45 अनुमंडल है। प्रखंड की बात करें 264 प्रखंड है। और पंचायत की बात करें तो 4520 पंचायत है। और गांव की बात करें तो 32,620 गांव है। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार 21 में तो जनगणना हुआ नहीं। प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होता है, लेकिन 2011 के बाद ये जनगणना हुआ नहीं, तो ये 2011 की आंकड़ा है। आपके भी मन में ये प्रश्न आ रहा होगा बाबू कि देश को राज्य में, राज्य को प्रमंडल में, प्रमंडल को जिला में, जिला को अनुमंडल में, अनुमंडल को प्रखंड में, प्रखंड को पंचायत में और पंचायत को गांव में क्यों बांटा जाता है? ताकि बाबू हमारा जो पूरा सुख सुविधा है, हमारे देश के वो सुख सुविधा, यही समझिए गांव गांव तक पहुंच सके। इसीलिए हम लोग देश को राज्य में बांटते हैं, राज्य को प्रमंडल में बांटते हैं, प्रमंडल को जिला में बांटते हैं, जिला को अनुमंडल में बांटते हैं, अनुमंडल को प्रखंड में बांटते हैं और प्रखंड को पंचायत में बांटते हैं और पंचायत को गांव में बांटते हैं। कुल मिलाकर के यही समझिए कि आए हो भाई, बताओ अगर देश के राजधानी दिल्ली में अगर एगो आदमी के तो बैठा दबे और तो ओकरा से अगर जवाब मांगबे कि आए हो हमर गाँव के
रस्तवा में नल नखौ लागल। तो उ बाबू बताओ, दिल्ली में बैठल आदमी पूरे गांव में घूरेल पार नहीं घूरेल पार तो यह बात यह उचित यह वो है कि जे देश के राजधानी दिल्ली में बैठल हो वकरे हाथा में सारा के सारा शक्ति नाय दे करके ओकर शक्ति के विभाजन कर दे। माने उसकी शक्ति का विभाजन करना माने विकेंद्रीकरण करना, विभाजन करना माने विकेंद्रीकरण कर दे। जे माने राजधानी में बैठल हो और ओकरे हाथा में जे पवरवा हो उ परवा तनी तनी राज्यों के दे दे। राज्य के कुछ जे आदमी थू जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल ई सब के दे दे तो उ सब अपन अपन राज्य संभालथिन। और ये दिल्ली में बैठल हदमिया वो पूरे देश के संभालतो। नहीं तो जे दिल्ली में बैठल ओकरा देशो संभालल कहबी, देश के स्तर की पूरी जानकारी राखल कहबे, देशो स्तर पे काम करेल कहबे और राज्यों स्तर पे काम करेल कहबे, तू कैसे काम करतो। इसलिए राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री बनाओ, राज्यपाल बनाओ ताकि वो अपन राज्य के देखो पारते। अभी की करो है एक राज्य के आदमी, मान ले झारखंडे के जे आदमी हो वो रांची में बैठल हो और रांची में बैठ के कि तोर गाँव तक उ दखल पारतो कि तोर गाँव के कौन गलिया में नल नखो लागल, लाइट नखो लागल। तो बाबू यह राज्य के फिर परमंडल में बांटल जा है, फिर परमंडल में बांटल जा है। परमंडलो बड़ी बड़ एरिया हो जा है तो फिर जिला में बांट देवल जा है ताकि जितना हमारे देश में सुख सुविधा हो सबके तक पहुँचो पारो। प्रशासनिक व्यवस्था कहे के मतलब बाबू की एरिया अगर कम बड़ा रहेगा तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से चलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब प्रशासन वगैरह बढ़िया से काम करेगा। कहीं जैसे आप देखते हैं ना कि रेप हो गया, मारपीट हो गया तो वहाँ क्या पुलिस उपस्थित नहीं रहती है। कुल मिलाकर के कहेंगे कि एरिया बड़ा हो जाने के कारण अगर वहाँ पुलिस नहीं रही, रेप हो गया, मारपीट हो गया तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। और जब कोई भी एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ क्राइम अधिक हो जाते हैं, मारपीट ज्यादा हो जाता है, चोरी डकैती ज्यादा हो जाता है, रेप वगैरह ज्यादा हो जाता है। तब समझ जाता है कि एरिया बड़ा हो जाने के कारण वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्योंकि बड़ा एरिया रहे चाहे छोटा एरिया रहे मुख्यालय तो एक ही रहेगा ना। मान लिया जाए रांची जिला है, रांची का मैंने मान लिया जाए ये है सेंटर, तो सेंटर ये है तो इसका मुख्यालय यही रहेगा। अब यहाँ से पुलिस पहुँचते पहुँचते टाइम ना लग जाएगा, लंबा एरिया रहेगा तब तो क्राइम जो होने वाला रहेगा वो तो क्राइम हो ही जाएगा। तो इसीलिए अगर प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है तो हम लोग एक बड़े एरिया को 2 भागों में बांट देते हैं ताकि वहाँ क्राइम वगैरह कम हो। मतलब कुल मिलाकर के प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी ढंग से चलाई जा सके। जिस प्रकार से आप अभी यहाँ समझें कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से नहीं चल पा रही है तो एक बड़े क्षेत्र को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए देश को राज्य में, राज्य को परमंडल में, परमंडल को जिला में, जिला को अनुमंडल में, अनुमंडल को प्रखंड में, प्रखंड को पंचायत में, पंचायत को गांव में बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं बाबू? ताकि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया तरीके से चलाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्राइम वगैरह कम हो, मारपीट कम हो, माने चोरी चुहाड़ी का काम कम हो। तो यहाँ पूछेगा बाबू कि देश की माने राज्य तो आपका एक झारखंड है, झारखंड के अंतर्गत 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं, 24 जिले अनुमंडल की संख्या अगर बात किया जाए तो 45 अनुमंडल है बाबू, है ना। इसे आप काट देंगे 45 अनुमंडल। प्रखंड की बात करें तो 264 प्रखंड,
और पंचायत की बात करें तो 4,520 पंचायत, और गांव की बात करें तो 32,620 गांव। ये जो आंकड़ा है वो जनगणना 2011 का ये आंकड़ा है। 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन जनगणना नहीं हुआ, तो हम लोग आंकड़ा 2011 का ही लेकर के चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख दिए हैं कि देश को राज्य में, राज्य को प्रमंडल में, प्रमंडल को जिला में, जिला को अनुमंडल में, अनुमंडल को प्रखंड में, प्रखंड को पंचायत में, पंचायत को गांव में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभाजित किया जाता है। एक कारण ये भी होता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से चलाया जा सके, मारपीट ना हो, रेप वगैरह कम हो। बड़ा एरिया हो जाने के कारण चोरी चुहाड़ी करने का लोगों को समय ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पुलिस लेट से पहुँचती है, तब तक क्राइम हो गया रहता है। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण एक और होता है बाबू, कि हम लोग एक राज्य को दो राज्यों में क्यों बांटते हैं। जैसे पहले बिहार था, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है। अलग इसलिए हुआ है ताकि ये जो पिछड़ा एरिया था वो उसकी थोड़ी सी उन्नति हो सके, है ना। एक ये कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि मान लिया जाए कोई एरिया छोटे भी है तो कभी कभी इसे काट दिया जाता है, माने अलग कर दिया जाता है। क्यों? अगर कोई भी छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो, बड़ा एरिया होता है तो हम लोग को मजबूरी हो जाती है कि उसे हम लोग अलग कर देते हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाया जा सके। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरिया छोटा है, फिर भी इस एरिया को दो भागों में काट करके अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं। क्योंकि अगर सांप्रदायिक दंगा हो जाए, मतलब यहाँ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो जाए, और लड़ाई जब होते रहती है बाबू, तो ऐसे में सरकार एक उचित निर्णय लेती है कि यहाँ साला बड़ी लोग लड़ता है तो छोटे एरिया, तो यहाँ लोग लड़ता बड़ी है। ऐसा करते हैं कि मान लिया जाए यहाँ कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक मुस्लिम का स्टेट बना देते हैं और एक वो हिंदू का स्टेट बना देते हैं, तब तनी शांति तो रहेगा। तो कुल मिलाकर के हिंदू मुस्लिम के बीच की जो लड़ाई होती है वो हम लोग कहेंगे कि सांप्रदायिक लड़ाई है, मतलब कहेंगे धर्म के धार्मिक लड़ाई है या तो सांप्रदायिक लड़ाई है। और जब सांप्रदायिक आधार पे अगर अशांति फैल जाती है तो वैसी स्थिति में हम लोग एक छोटे एरिया को भी हम लोग दो राज्यों में भी विभक्त कर देते हैं। कह सकते हैं ये भी कि हम लोग एक छोटे राज्य को भी दो राज्यों में विभक्त कर देते हैं। पहला यही होता है, पर कारण जो है वो ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दूसरी में हमें जरूरत पड़ जाती है, एक में मजबूरी हो जाती है, एक में जरूरत पड़ जाती है। अगर आपसे में लोग सांप्रदायिक या धर्म के आधार पर लड़ने लगे तो। प्रमंडल की संख्या अगर बात करें हमारे राज्य में तो बाबू प्रमंडल 5 है। पहला प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, चौथा है संथाल परगना प्रमंडल और पांचवा है कोल्हान प्रमंडल, है ना। अब आप लोग को पढ़ना है कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। पहले डॉल्टनगंज था, डॉल्टनगंज था। यहाँ थोड़ा सा इतिहास में आपको घुसना होगा। पहले ना पलामू प्रमंडल में चेरो शासक का काफी लंबे समय तक राज रहा है और उसी में से एक चेरो शासक का नाम था डॉल्टन कर्नल। अब ये डॉल्टन कर्नल बहुत दिनों तक पलामू प्रमंडल में शासन किए, तो ये अपने नाम के हिसाब से पलामू प्रमंडल का मुख्यालय का नाम रख दिए, जिसका नाम था डॉल्टनगंज। यहां शासन किए थे डॉल्टन कर्नल।
इसलिए अपने नाम के हिसाब से पलामू प्रमंडल का मुख्यालय का नाम रख दिए थे डॉल्टनगंज, लेकिन बाद में इसको लोग चेंज किया और रखा मेदिनीनगर। तो यही पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं बाबू। पहला है आपका पलामू। पलामू पहले से पलामू, ये किसी से अलग नहीं हुआ। दूसरा आता है गढ़वा। तीसरा आता है लातेहार। पूछते हैं बाबू कि गढ़वा जो है किसे कट करके बना। गढ़वा तो माने कि पहले हम यही बात बोल रहे हैं ना कि मान लिया जब पलामू बहुत बड़ा था, पलामू बहुत बड़ा था तो ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था जब बढ़िया से नहीं चल पा रही होती है तो इसे काटा जाता है, और जब काटा गया एक भाग को तो बनाया गया गढ़वा। अब यही पलामू बड़ था, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ले जाती है तो क्राइम बढ़ले जाता है, तो फिर से इसको काट दिया गया। और जब काटा गया तो दूसरा भाग का नाम जो हुआ वो हुआ लातेहार। तो पलामू को ही काट करके गढ़वा और लातेहार जैसा जिला बनाया गया है। ठीक, उसी प्रकार से एक प्रमंडल के अंतर्गत अर्थात पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले। 3 जिले आपको सारी चीजें समझ आ गई। 3 जिले कौन कौन है ना। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत बाबू 7 जिले हैं, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है अर्थात जो मुख्यालय है, जहां से इसकी कमान संभाली जाती है, वो हजारीबाग है। हजारीबाग तो पहले से हजारीबाग था ही था, लेकिन चतरा जो कटा है वो हजारीबाग से कटा है, मतलब हजारीबाग को काटने के बाद चतरा का निर्माण हुआ है। कोडरमा का भी निर्माण जो हुआ है, मतलब कोडरमा जो बना है वो हजारीबाग कटने के बाद बना है। कुल मिलाकर के हजारीबाग ढेर बड़ जिला था, ढेर बड़। तो एक कोनमा को काटा, हजारीबाग को एक कोनमा काटने के बाद चतरा बना, दूसरा कोनमा काटने के बाद कोडरमा बना, तीसरा कोनमा काटने के बाद गिरिडीह बना। मतलब सब हजारीबाग से कट करके ये सारे जिले बने हैं, ये सारे जिले बने हैं। धनबाद को देखिएगा, इस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। धनबाद जो है वो पुराना धनबाद से कट करके बना है, और बोकारो जो है वो धनबाद से कट करके बना है ना। तो टोटल 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। तीसरा जो प्रमंडल है का नाम है संथाल परगना प्रमंडल, और इसका जो मुख्यालय है वो दुमका है। दुमका जो हुआ है वो संथाल परगना प्रमंडल से अलग हुआ है। देवघर संथाल परगना प्रमंडल से अलग हुआ है, मतलब संथाल परगना प्रमंडल को काट करके दुमका का निर्माण किया गया है, संथाल परगना प्रमंडल को काट करके देवघर का निर्माण किया गया है, गोड्डा का निर्माण किया गया है, और पाकुड़ का जो निर्माण किया गया है या तो बनाया गया है वो साहेबगंज को काट करके बनाया गया है। देखिएगा थोड़ा सा आप मैप में, कह रहे हैं साहेबगंज को काट करके पाकुड़ बनाया गया है। साहेबगंज को काट करके पाकुड़ बनाया गया है। आप इसे थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, मैप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये आपका साहेबगंज है, और ये साहेबगंज पहले जो था इतना बड़ा था। साहेबगंज का ये पूरा एरिया था, ये बीच में बाउंड्री नहीं थी। समझिए ये बीच में आपकी जो है ना ये बाउंड्री नहीं थी। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया ढंग से ना चलाए जाने के कारण लोगों के रला रे भाई बड़ी यहाँ क्राइम हो, तो ये जिलवा 2 भाग में बांट दी। तो जो दूसरा भाग जो नीचे वाला कहलाया इसका नाम रख दिया गया पाकुड़, है ना, पाकुड़।
तो यही बात है। जामताड़ा जो बनाया है दुमका से काट करके जामताड़ा को बनाया गया है। मैप में वही आप अगर देखेंगे तो वही मिलेगा। दुमका को जब काटा गया तब जामताड़ा जिला का निर्माण किया गया। देखिए ये जो दुमका था वो ऐसे था, अभियों बड़े है दुमका, लेकिन ये जो दुमका है वो देखिए इतना बड़ा है। अब ये दुमका इतना बड़ा है, दुमकों में लगा प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चलाया जाने लगा तो कहा भाई भाई जिलवा के काट दे हो और निचल का भाग एलो जाम ताड़ा एलो हैं, निचल का भाग दे लो वो जाम ताड़ा एलो। अब आया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले हैं। रांची जो है बाबू पहले से रांची था, किसी से अलग नहीं हुआ ये। जो लोहरदगा का निर्माण किया गया रांची को काट करके किया गया, गुमला का को रांची के काट करके, खुट्टी को रांची से काट करके बनाया गया और सिमडेगा को गुमला से काट करके बनाया गया। आप मैप में बढ़िया से देख लेंगे, चीजें यही है। आप कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे, हम आपको बाद में भी मैप में तुरंत अभी हम बताते हैं। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला पहले से था। पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला से कट करके बना है और सरायकेला खरसावां जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला से कट करके बना है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। हमारा जो झारखंड है इसे 5 प्रमंडल के अंतर्गत विभक्त किया गया है। इसे आप लोग विस्तार में देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है बाबू, आराम से पढ़ेंगे, एक ही बार ना पढ़ना है। ये झारखंड का मैप है। हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो राज्य एक है, लेकिन इसके अंतर्गत प्रमंडल 5 हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रमंडल जो है वो इतना बड़ा है, गढ़वा पलामू और लातेहार आता है एक प्रमंडल, जिसे हम लोग पलामू प्रमंडल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं 3 जिला। ठीक, दूसरा आ रहा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आपका इतना बड़ा है, ये देखिए 7 जिले आते हैं। चतरा 1, हजारीबाग 2, कोडरमा 3, गिरिडीह 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7। ये हुआ आपका, इसके अंतर्गत आते हैं 7 जिला। ये आपका हो गया संथाल परगना प्रमंडल। सब हम प्रमंडल आपको गिना रहे हैं। संथाल परगना प्रमंडल पूरा का पूरा, इसमें टोटल 6 जिला आता है। टोटल 6 जिला आता है।
अब बच रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो बाबू दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है और ये पूरा का पूरा जो एरिया आता है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। ये पूरा पूरा जो आप देख रहे होंगे ना, इसके अंतर्गत 6 जिले आएंगे। पहला देखेंगे आप रांची 1, रांची से कट के बना है खुट्टी 2, लोहरदगा 3 और 5 जिले आएंगे। गुमला 4 और सिमडेगा 5, इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आएंगे। काउंट करके हम लोग देखेंगे टोटल 24 जिला ही आएंगे, टोटल 5 जिला। अब एक बच रहा है आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपके 3 जिले आएंगे, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम, जिसे वेस्ट सिंहभूम यहाँ लिखा है मैप में, दूसरा सरायकेला खरसावां, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम जिसे हम लोग कहेंगे। तो यहाँ आता है 3 जिला। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, ऐड करेंगे आप 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 3 16 और 3 आपका हो गया 19, 19 और 5 19 और 5 24 जिले। आप देखेंगे 24 जिला ही हमारे राज्य में है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछेगा बाबू, पढ़ते जाइएगा, कि हमारा जो झारखंड का कितने जिला जो है वो बिहार राज्य को स्पर्श करती है। तो 1 2 3 4, ऊपर बिहार है ना, यहाँ लिखा हुआ है बिहार, 4 5 गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहेबगंज 10। तो आप क्या कहिएगा, हमारा झारखंड का 10 ऐसे जिला है जो बिहार राज्य को स्पर्श करती है। यही 10 जिला जो है वो पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करती है। जैसे एक हो गया साहेबगंज, ये जो कॉर्नरवा वाला होगा ना वो 2 राज्य को स्पर्श करती है। घुरठवा वाला होगा कुल मिला कॉर्नरवा वाला, वो 2 राज्य को स्पर्श करती है। एक तो देखिए ना, बिहार को करिए रही है, इधर पश्चिम बंगाल को भी करेगी। 1 पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रांची 7, ये आपका रामगढ़ भी टच कर रहा है 8, सरायकेला खरसावां 9 और पूर्वी सिंहभूम 10। तो ये 10 जिला पश्चिम बंगाल को, हमारे राज्य की 10 जिला पश्चिम बंगाल को भी टच करती है। ऐसे आप गिन लेंगे। यहाँ कहेगा कि हमारे राज्य की मात्र कौन ऐसी जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। तो ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश को कौन टच करती है, हमारे राज्य की इकलौती जो जिला है वो गढ़वा है। गढ़वा ही एक जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करती है। और यही जिला है जो 3 राज्य को भी स्पर्श करती है बाबू। इधर छत्तीसगढ़ को भी टच करती है। ऊपर देखिएगा तो बिहार को टच करती है और इधर यूपी को टच करती है। तो ये 3 स्टेट को टच करती है, माने 3 राज्य को टच करती है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ गया। यहाँ देखिए वही लिखा है कि झारखंड राज्य के कितने जिले बिहार राज्य को स्पर्श करती है। तो 10 जिला हम आपको बता दिए। अगला कह रहा है झारखंड राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करती है। गिनवा दिए 10 जिले, सब गिनवाते चलेंगे, टेंशन न ले। झारखंड राज्य के कितने जिले उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। आओ
अब बात आ रही उड़ीसा की। तो उड़ीसा हमारा राज्य के दक्षिण में है, दक्षिण में है उड़ीसा राज्य। हमारा झारखंड का कितना जिला स्पर्श करता है उड़ीसा को? तो एक जिला सिमडेगा, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां और चौथा ईस्ट सिंहभूम माने पूर्वी सिंहभूम। तो यही बतिया है बाबू 4 जिला। चार जिला स्पर्श करती है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के कितने जिले उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य के कितने जिले? तो 4 जिले, है ना। झारखंड राज्य के कितने जिले उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है? सेम हो गया है, 4 जिले, है ना। तो वही है, झारखंड राज्य के कितने जिले? छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है, तो 4 जिले। अब छत्तीसगढ़ जो है बाबू वो हमारा पश्चिम में है, देखिएगा छत्तीसगढ़ ये है, इधर है छत्तीसगढ़ ये है। तो 4 हमारे राज्य की 4 जिला, जैसे गढ़वा 1 हो गया, लातेहार 2 हो गया, गुमला 3 हो गया, सिमडेगा 4 हो गया। कोरनरवा वाला जो है ना वो 2 राज्य को स्पर्श करती है, लेकिन गढ़वा 3 राज्य को स्पर्श कर देती है। पूछेगा यहाँ, यह क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बाबू हमारा राज्य का कौन ऐसा जिला है जो कोई भी स्टेट को स्पर्श नहीं करती है, माने नहीं छूती है। तो देखिए लोहरदगा और खूंटी जो है वो देखिए इसका सीमाना अपने राज्य तक है। 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती, माने नहीं छूती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। झारखंड राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश को एक ही ना जिला स्पर्श करती है, गढ़वा एकमात्र जिला है। अगला है, झारखंड राज्य की कौन जिले किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो 2 जिला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती, जैसे हम आपको बताएं, खूंटी और लोहरदगा। ये अगला है बाबू, झारखंड राज्य विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम आपको पहले भी बताए थे, जिसे हम बोर्ड पे बता रहे थे बाबू उत्तरी गोलार्ध क्या होती है। ये ना समझिए ये है वो, ये पूरा ये दुनिया है वो एगो गोला है। क्या है? गोला। जैसे हम लोग 10 में पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे गोला, अर्ध गोला। तो ये पूरा गोला है, अभी गोल है, गोला है। गोला को आधा आधी बीचे बीचे काट दिया जाए तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धगोला, है ना। और ये ऊपर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो हमारा जो है वो झारखंड देखिएगा तो भारत यहाँ स्थित है और भारत में ही झारखंड है। तो झारखंड क्या आ रहा है? उत्तर साइड आ रहा है। ये पूरा का पूरा गोला था, गोला को काट दिए तो ये हुआ ऊपर वाला गोला को हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले गोला को हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोला का आधा को हम लोग गोलार्ध कहते हैं। तो बीचे बीच जब काटे तो ऊपर वाला भाग को उत्तर ना कहते हैं, तो उत्तर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के यहाँ स्थित है, यहाँ। और भारत है तो झारखंड उसके अंदर है ना, है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हालांकि ये चीजें हम आपको बड़ा बढ़िया से बताए थे बोर्ड पे। ध्यान रहे बाबू, उत्तरी गोलार्ध में पानी अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन अधिक है। हम लोग जिस गोलार्ध में रहते हैं वहाँ पानी अधिक है। झारखंड राज्य की मानसून जो है वो उष्णकटिबंधीय है। आपको हम बोर्ड पे बढ़िया से बताए थे बाबू, उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं? झारखंड राज्य स्थलबद्ध क्षेत्र है। ये पानी से घिरा हुआ नहीं, ये पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हम लोग कहेंगे स्थल। पानी बद्ध कहते, जलबद्ध कहते जब जल से घिरा होता,
लेकिन ये स्थल से घिरा हुआ है, तो इसलिए स्थलबद्ध कहेंगे, स्थलबद्ध क्षेत्र है। देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। इसका आधिकारिक नाम जो है वो झारखंड है। इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पे। राजधानी इसकी रांची है, उपराजधानी दुमका है, लेकिन मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह उपराजधानी घोषित की गई है। उच्च राजधानी नहीं है बाबू, ये है आपका उच्च न्यायालय जो है, यहाँ का उच्च न्यायालय जो हमारे झारखंड की वो रांची में है, और राजकीय भाषा इसकी हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू भी है, संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और बंगला है। राज्य की प्रतीक कुछ है, इसे आप लोग देख लेंगे। जैसे राजकीय जो पशु है वो हाथी है, राजकीय पक्षी है वो कोयल है, राजकीय पुष्प है माने फूल है वो पलाश है, राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। झारखंड की भौगोलिक परिचय हम आपको ये विस्तार से बताएंगे कि ये आता कैसे है, ठीक है। अभी आपकी एलाइनर के रूप में देखिए, कुछ चीजें हैं जो आप ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आपके अंदर समझ बन जाएगी, उसके बाद आप इस चीजों को समझ पाएंगे। अक्षांशीय जो विस्तार है वो है बाबू 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय जो विस्तार है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, अंडाकार है क्या? नहीं, ये चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है। जैसे आप मैप देखिए, चतुर्भुज क्या ये गोल है, सर्कल टाइप का है? नहीं है। त्रिभुज टाइप का है? नहीं है। ये चतुर्भुज टाइप का है, तो चतुर्भुजाकार है। राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर पे झारखंड फैला हुआ है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का, हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो ये है, तो हमारे देश के क्षेत्रफल मान लिया जाए 100% है, तो 100% में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है। मतलब अगर हमारे देश का क्षेत्रफल 100% है, तो ये 100% में हमारा झारखंड 2.42% अपना योगदान देता है, या 100% में इतना प्रतिशत झारखंड घेरता है हमारे पूरे देश में, यही बता रहा है। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। जो भारत के कुल जनसंख्या इतना है, उसका 2.72% है। मान लिया जाए हमारा देश में 100% जनसंख्या है, तो उसका 100% में हमारा झारखंड का इतना प्रतिशत योगदान है। इस 100% में हमारा झारखंड का भी इतना प्रतिशत है, 2.72%। यहाँ देखा जाए तो लंबाई, अगर झारखंड की बात की जाए, लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर माने ऊपर से नीचे बाबू, ये वाला ऐसे डायरेक्शन, उत्तर से दक्षिण तो कितना है, तो 380 किलोमीटर। और अगर बात करें पूरब से पश्चिम तो 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है सब। राज्य का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो पारसनाथ पर्वत है, जिसकी मीटर में बात की जाए तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगर फीट में बात की जाए तो 4,478 याद रखिएगा फीट इसकी ऊंचाई है और ये गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला है झारखंड की जो सीमा से लगे अन्य राज्य, देखिए उत्तर में बिहार है, हमारे झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर माने बाबू यही है झारखंड, ऐसे है ना, तो पश्चिमी उत्तर, पश्चिम और थोड़ा सा उत्तर का जो लगा हुआ है वो उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है भाग, इसलिए पश्चिमी उत्तर। कुल मिलाकर के हमारे राज्य से टोटल 5 राज्य स्पर्श करती है। देख पा रहे हैं, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश। झारखंड की औसत जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान हमारा झारखंड का है वो नेतरहाट है और सबसे अधिक ठंडा भी नेतरहाट में ही पड़ता है। सर्वाधिक जो सबसे गर्म स्थल है वो जमशेदपुर का है और सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला जो है वो रांची है। सबसे अधिक जो जलप्रपात की राजधानी झारखंड में अगर बात की जाए तो रांची है। सर्वाधिक जो गर्म जल कुंड है, जब सब हमारे झारखंड में कई प्रकार के कुंड हैं, जल कुंड हैं, उसमें से सबसे अधिक जो गर्म जल कुंड है वो सूरज कुंड है, वो हजारीबाग में जिला में पड़ता है और इसकी बात करें तो 85 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पानी गर्म होता है। यहाँ टोटल बाबू 5 कुंड हैं, हम बताएंगे, जैसे राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, ब्रह्मा कुंड है, ये सारे कुंड है। फिर सूरज कुंड है, तो सबसे जो गर्म पानी रहता है वो सूरज कुंड का रहता है। फ़ारेनहाइट में भी बात की जाए तो 190 फ़ारेनहाइट। यहाँ बाबू आपका 14 जनवरी से मेला भी लगता है, 14 जनवरी से मेला भी लगता है। राज्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, हम आपको बताए होंगे बोर्ड पे। झारखंड की मुख्य फसल धान है और सबसे बड़ा जो वन है हमारे राज्य में वो है पश्चिम सिंहभूम में और वो वन का नाम है सरंडा वन। सबसे लंबी नदी है वो दामोदर नदी है, हमारे झारखंड में 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमारे झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे प्रदूषित नदी भी है क्योंकि हर खूबसूरती खतरनाक होती है। ये लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकलती है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बूढ़ाघाट जलप्रपात है और ये लातेहार में स्थित है। सबसे ऊंचा है तो कितना है, तो 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक ही हमारे राज्य की नदी है वो स्वर्ण रेखा नदी है और ये स्वर्ण रेखा नदी, हम आपको नदी पढ़ाएंगे उस समय विस्तार से बताएंगे। ये स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी प्रखंड के टिकरा टोली गांव से निकलती है। झारखंड की जो जलवायु है वो मानसून है। कुल क्षेत्रफल पे वन का हमारे मान लिया जाए हमारे झारखंड में 100% भूमि है, तो 100% में 29.62% पर वन ही है, माने पेड़ उड़ लगा हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, माने सबसे अधिक माने वन कहाँ पाया जाता है, माने जंगल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधा कहाँ पाया जाता है, तो लातेहार में पाया जाता है। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 56.08%। सबसे कम जो है वो जामताड़ा में पाया जाता है जंगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे छोटा जो जिला है वो रामगढ़ है। झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में बात करते हैं। आपको पहले ये चीजें कुछ पता है। जैसे बात करें प्रमंडल की, तो प्रमंडल की संख्या 5 है, जिला की संख्या 24 है, अनुमंडल की संख्या 45 है और प्रखंड की संख्या 264 है। नगर निगम की संख्या 9 है। 9 कहाँ कहाँ नगर निगम है, तो रांची में है, धनबाद में है, देवघर में है, चास में है, आदित्यपुर में है, हजारीबाग में है, मेदिनीनगर में है, मानगो में है और गिरिडीह में है।
राज्य निर्माण के समय टोटल 8 जिले थे, 18 जिले थे, 6 जिले बाद में बने, तो 24 जिला हमारे राज्य में अभी है। राज्य निर्माण के बाद जो नए जिले बने 6 है। पहला जो बना बाबू 19वां नंबर का जिला वो लातेहार, 20वां नंबर का जो जिला है वो है जामताड़ा, 21वां नंबर का सिमडेगा है, 22वां नंबर का सरायकेला खरसावां है, 23वां नंबर का खुट्टीहर, 24वां नंबर का रामगढ़ है। तो ये जो 6 जिले हैं आपके वो बाद में बने हैं। हमारा जब झारखंड बना था उस समय 2000 ईस्वी में टोटल 18 जिले थे। प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से ना चलने के कारण यही 18 जिले को 24 जिलों में बांटना पड़ा। बिहार जब हम लोग को अलग किया था तो टोटल अपना क्षेत्रफल का 46% देख करके भगा दिया था। यहाँ लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है बाबू हमारे झारखंड में वो 14 है। हम आपको जब पॉलिटी पढ़ाएंगे राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा, ये बस आप अगर नोट्स बना लिख रहे हैं तो फिर लिखिए। अभी आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही है, लोकसभा राज्यसभा नए हैं, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है। ये 126 में संविधान संशोधन के बाद की बात है। ये क्या होता है संविधान संशोधन, ये भी अगर कंफ्यूजन में होंगे खाली अब अभी लिख लीजिए, चीज़ें आपको बताएंगी। ये विधानमंडल जो है वहाँ एक सदनीय है, क्योंकि यहाँ सिर्फ व सिर्फ हमारे राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अगर विधान परिषद भी होता तो एक सदनीय नहीं, ये द्विसदनीय होता, 2 सदन है। तो हमारे राज्य में सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधानसभा। अगर विधान परिषद रहता तो ये 2 सदनीय हो जाता। विधानसभा में आरक्षण की जो स्थिति है, विधानसभा में आरक्षण की स्थिति है, एसटी वाले की संख्या 28, अनुसूचित जाति माने एसटी वालों की संख्या 9 है, सामान्य वर्ग की 44 है। लोकसभा में आरक्षण की स्थिति जो है अनुसूचित जनजाति माने एसटी की 5 है, अनुसूचित जाति की 1 है और सामान्य वर्ग की 8 है। सबसे बड़ा संसदीय जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम का है ना, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र माने राजनीतिक वाला सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जो है वो चतरा है। राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो नगर की संख्या है वो टोटल 3 है। वैसे नगर जिसमें 10 लाख से भी अधिक आबादी है वो है पहला जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद और तीसरा है रांची। हमारे राज्य में जो टोटल नगर की संख्या है वो 228 है, गांव की संख्या है 32,620 और ग्राम पंचायतों की संख्या है 4,520। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ चीजें हैं कि झारखंड में कौन ऐसे लोग थे जो प्रथम कहने का मतलब प्रथम राज्यपाल हमारे राज्य का कौन था, प्रभात कुमार। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो अभी के राष्ट्रपति हैं। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, ये हमारे झारखंडे को लूट के चली गई। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महाकेरे। और विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता जो थे वे स्टीफन मरांडी थे। और प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जो झारखंड की थी वो थी जोबा मांझी। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे फटिंग चंद्र हेम्ब्रम। और प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो थे हमारे झारखंड के वो थे एल्बर्ट एका। ठीक, एल्बर्ट एका। तो इतनी थी आपको ये सारी चीजें बाबू आपको जानकारी याद रखनी है। अगर ऐप में आप हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। ये जो पीडीएफ है आपको ऐप में आपका ऐप में डाल दिया जाएगा। ये ऐप का था, कोई प्रकार का दिक्कत हो तो 9771080302 पे आप कॉल करके अपना संदेह आप क्लियर कर लेंगे।
यही था आपका बाबू इन्फॉर्मेशन। हम आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही है कोनो दोसर वीडियो में हो, तब तक रखे हो अपन ध्यान।